हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी जोरदार तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाना है तो एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ा रहा था जिसमें पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ा दिया है और भारत में राष्ट्रवाद। नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है, वो प्लेलिस्ट मैंने लगा दिया है। और आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर भूगोल का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जो क्लास 10 हमारा भूगोल है, ठीक है, भूगोल उसका अध्याय नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले, यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट। और याद रखना जो भूगोल का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना, वो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, संसाधन एवं विकास। ठीक है, संसाधन एवं विकास जो चैप्टर है वो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर को आप लोग बहुत ध्यान से समझना, हम लोग वन शॉट देखने वाले हैं, मतलब एक ही क्लास में ये जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो संसाधन का मतलब जो चीज आप पर्यावरण से, ठीक है, पर्यावरण से आप ले रहे हो और संसाधन बना रहे हो, बेड वगैरह, कुर्सी वगैरह, और भी बहुत सारे संसाधन होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसी वीडियो में ये जो पूरा चैप्टर है ना ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद और कोई आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको रापचिक स्टाइल में एक एक टॉपिक को पढ़ा दूंगा बहुत अच्छे से, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा और इससे बाहर बोर्ड में आएगा भी नहीं, जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे ये चैप्टर। अगर ये चैप्टर शुरू से लेकर लास्ट तक हमसे पढ़ लिया ना तो जिंदगी भर आप ये चैप्टर नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर वन शॉट है, एक ही क्लास में ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जो हमारा संसाधन एवं विकास है, वन शॉट क्लास है। ठीक है, वन शॉट क्लास है जियोग्राफी का पहला चैप्टर, ये हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर चैप्टर है। तो देखो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो संसाधन है ये क्या होता है, संसाधन क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन के बारे में हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो संसाधन होता है वो क्या होता है। तो देखो संसाधन का मतलब होता है पर्यावरण। देखो बताओ, हमारा जो पर्यावरण है ना, पर्यावरण में बहुत सारी चीजें पाई जाती है ना, लकड़ी पाया जाता है और भी जितने फसल वगैरह लगते हैं सब कुछ इसी में लगते हैं ना। तो इससे जो इंसान अपनी पूर्ति करता है, मतलब इंसान अपनी पूर्ति करता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, जो उनको चाहिए उसको बनवाता है। जैसे हमारा रूम है, इसमें गेट नहीं है, दरवाजा नहीं है, तो हम क्या किए, पेड़ को कटवाए और दरवाजा लगवाए। ठीक है, ऐसे तो सभी लोग करते हैं, तो वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति की है ना। तो वैसे यहाँ है कि पर्यावरण में उपलब्ध हुए सभी वस्तुएं जिनमें जो मानवीय, जो इंसान होता है, मैन होता है, ठीक है, जो इंसान होते हैं, ठीक है, मैन, आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है, संसाधन कहलाते हैं। भाई पर्यावरण में उपलब्ध हुए सभी वस्तुएं जिसमें जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है ना, पूर्ति करने की जो क्षमता होती है वही संसाधन कहलाते हैं। और संसाधनों का विकास उनकी सभ्यता एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। भाई संसाधनों का विकास जो है वो कैसे होगा, तो विकास भाई ऐसे होगा कि उसकी प्रौद्योगिकी ऐसी है और वो कैसा काम हो रहा है। ठीक है, एंड ये सारे देखो यही तो है पर्यावरण, यही तो है, देखो ये हमारा पूरा इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझा भाई संसाधन के बारे में। नोट कर लो कि पर्यावरण में उपलब्ध हुए सभी वस्तुएं, भाई पर्यावरण में जो भी चीजें पाई जाती हैं और जिससे एक इंसान अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वही हमारी संसाधन कहलाती है। ठीक है, और इसका विकास कैसे होगा, संसाधन का विकास सभ्यता एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। जितना अच्छा आप तकनीक करोगे उतना अच्छा विकास होगा। ठीक है, नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है भाई संसाधनों का वर्गीकरण। ये वर्गीकरण छोटा सा नहीं है, बहुत हमें पढ़ना है संसाधनों का वर्गीकरण, क्योंकि ये पहला हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन का वर्गीकरण है, इसके बाद हम लोग बहुत सारा पढ़ेंगे, ठीक है, साम्यता के आधार पर और भी ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम लोग ये समझेंगे भाई उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है उसका वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है। ठीक है, तो देखो जो अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। अगर हम उत्पत्ति की बात करें, मतलब उत्पत्ति के आधार पर, तो संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, फर्स्ट एंड सेकंड। अब जो भाग हैं वो कौन कौन से, फर्स्ट वाला भाग कौन सा, जैव संसाधन। कौन सा है माय डियर स्टूडेंट, जैव संसाधन है। ठीक है, क्या है, जैव संसाधन। पहला संसाधन कौन सा है, जैव संसाधन है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा है वो अजैव संसाधन है। कौन सा है, अजैव संसाधन। ठीक है, तो ये दोनों संसाधन समझ लो, एक तो हमारा जैव संसाधन और एक हमारा है अजैव संसाधन। ठीक है, जैव संसाधन क्या होता है, अजैव संसाधन क्या होता है, ये बहुत आसान है। देखो जैव का मतलब होता है जिसमें जीवन यापन होता है, जिसमें सजीव लोग होते हैं, जैसे हम इंसान हैं, हम लोग जैव हैं।
ठीक है। भेड़ बकरियां हैं वो सब जैव हैं, जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और अजैव का मतलब जो निर्जीव होते हैं, जैसे चट्टाने हैं, धातुएं हैं, सोना चांदी, ये सब क्या है, निर्जीव हैं। ये ना तो बढ़ते हैं ना तो मोटा होते हैं, जितने थे उतना ही रहेंगे, तो वो अजैव संसाधन होता है, ठीक है। नोट कर लो, फिर हम लोग जैव और अजैव के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग समझते हैं जैव संसाधन के बारे में। सबसे पहले देखो, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, शायद आपको पूरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं समझाया होगा। क्लास 10 में आए हो, हमसे पढ़ रहे हो ना, तो आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो, चित्र के साथ समझाऊंगा, टॉपिक को एकदम क्लियर कर दूंगा, मतलब शॉर्ट में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि पूरा बुक छाप दूं, नहीं, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, मतलब रात में 12 से 3 बजे तक रात में हम इस चैप्टर का एनालाइज करते हैं कि आखिर हम कैसे बच्चों को समझाएं कि छोटे से छोटे में और अच्छे से समझ में आ जाए, तो वो चीज मैं करता हूं, ठीक है। अगर हमें डायरेक्टली बुक से उठा के छपवाना होता ना, तो कंप्यूटर वाले से कहते छाप दो, छाप देता। तो मेहनत करते हैं, और आप लोग हमें डीमोटिवेट मत किया करो, वीडियो को इतना ज्यादा लाइक किया करो, अपने हर एक फ्रेंड्स के साथ शेयर करा करो। अगर आप 5 लोगों के पास शेयर करते हो ना, तो शायद हमको भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो देखो, हम लोग समझेंगे जैव संसाधन। आखिर जो जैव संसाधन होता है वो क्या होता है। जैव संसाधन का मतलब सभी को पता है कि जैव संसाधन का मतलब कि इन संसाधनों में की प्राप्ति जो होता है जीवमंडल से होती है। जीवमंडल का मतलब जिसमें जीवन, मतलब जीवमंडल का मतलब क्या होता है, इसमें जीव होते हैं। अब जीव में हम लोग भी आते हैं, ठीक है, जीव होते हैं, तो जीवमंडल से होती है और इसमें जीवन व्याप्त होता है। इसमें क्या होता है, जीवन व्याप्त होता है, इसमें जीवन व्याप्त होता है, सांस, ये सब। देखो, जैसे भाई ये समझना, जैव का मतलब होता है जीव, मतलब जो सजीव होते हैं, ठीक है। जैव का मतलब सजीव, मतलब जो जिसमें जीवन यापन होता है, जिसमें जीवन व्याप्त होता है, वो जैव हो गया। तो जैव संसाधन वही है जिन इन संसाधनों की प्राप्ति जो होता है जीव मंडल से होती है, और इसमें जो होता है जीवन व्याप्त होता है। क्या होता है, जीवन व्याप्त होता है। अब एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल कहोगे सर बहुत अच्छे से बताओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मनुष्य क्या है, इसमें जीवन यापन है ना, और जीवमंडल में पाया जाता है ना, तो हो गया ना मनुष्य। हम क्या है, अगर कोई पूछे इंसान, ऑब्जेक्टिव में आ जाए, मनुष्य कैसा संसाधन है, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, तो क्या कहोगे, जैव संसाधन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है सजीव होता है, इसमें जीवन यापन होता है। पशुधन, जिस पशु भी हमारा सजीव है, जैसे हम लोग हैं वैसे पशु भी होती है। वनस्पति, अब कहोगे सर ये तो सांस नहीं लेता, भाई ये भी खाना बनाते हैं, ठीक है, आप बायोलॉजी पढ़े होंगे। ये ऐसा नहीं कि इतना बड़ा आप लगाओ और इतना बड़ा हो जाते हैं कि शायद आप उसको देख भी ना पाओ। तो वनस्पति भी हमारा जैव है, और जीव, और भी जो भी जीव हैं वो सब जैव हैं। जैसे यहाँ हमारा ये है जीवमंडल, और ये सारे हमारे इंसान हैं और सारे लोग हैं, तो ये जैव हैं। ये है भेड़ बकरियां, गाय, ठीक है, ये सब गाय हैं, तो ये हमारा जैव है। ये है हमारा जो पेड़ है, वनस्पति है, तो ये सब क्या है, जैव संसाधन है, ठीक है, जैव संसाधन है। देख लो, नोट कर लो। तो जैव संसाधन आपको समझ में आ गया ना, कि जैव संसाधन का मतलब है इन संसाधनों की जो प्राप्ति होती है जीवमंडल से होती है, और इनमें जीवन व्याप्त होता है। जैसे मनुष्य है, पशुधन है, वनस्पति है, जीव है, ये सब हमारे जैवमंडल के हैं, ठीक है। नोट कर लो, फिर हम लोग समझते हैं अगला, अजैव संसाधन। अब हम लोग आते हैं अजैव संसाधन पे, जो कि मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अजैव संसाधन क्या है भाई, अजैव संसाधन देखो, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं। देखो, अजैव संसाधन जो होते हैं वो निर्जीव होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, ठीक है, निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। कहने का मतलब होता है जैव जो होता है वो सजीव होता है, और जो अजैव होता है वो निर्जीव होता है। क्या होता है, निर्जीव होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, बताओ, धातु जो होता है वो, उसमें जीवन व्याप्त है, वो तो नहीं है ना, वो सजीव नहीं है ना, निर्जीव है ना, तो वो कैसा संसाधन है, निर्जीव है ना, तो ये कैसा संसाधन है हमारा, अजैव संसाधन। चट्टान भी हमारा है, तो ये धातु है, ये क्या है, धातु है, तो ये सब क्या है माय डियर स्टूडेंट, धातु है। अब धातु क्या है, अजैव संसाधन है। ये चट्टान है, अब चट्टान क्या है, चट्टान हमारा है भाई अजैव संसाधन, ठीक है। तो धातुएं, चट्टानें, ये सब क्या है, अजैव संसाधन। तो जैव और अजैव दोनों समझ में आ गया, दोनों नोट कर लो। पहले आप जैव नोट कर लो, जैव संसाधन, फिर आप लोग अजैव संसाधन नोट कर लो। नोट हो गया ना। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखो, अभी तक हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण समझा था, अब हम लोग समझने वाले हैं साम्यता के आधार पर जो वर्गीकरण। किसके आधार पर, साम्यता के आधार पर, ठीक है, साम्यता के आधार पर। तो देखो,
जो हमारा साम्याप्ता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया। अब इसके भी आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कितने भागों में? फर्स्ट एंड सेकंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हो। कौन सा? एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। ये दोनों आपके भाई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा नवीकरणीय संसाधन है भाई, नवीकरणीय, और एक अनवीकरणीय। तो याद रखना कि साम्याप्ता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया, एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय क्या होता है, अनवीकरणीय क्या होता है, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जैसे आप लोगों को जैव अजैव समझ में आ गया, वैसे ये भी समझ में आ जाएगा। देखो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, एकदम मक्खन कर देंगे, रसगुल्ला कर देंगे। बस आप लोग बस पढ़ने के लिए तैयार रहो, ठीक है? क्योंकि हम आप लोगों को ऐसा ना कोई भी टॉपिक ना रहेगा जो आपको ना समझ में आए। बस पढ़ाई इतना करो ना कि आपके मम्मी पापा को गर्व हो कि हमारा बेटा इतना पढ़ रहा ना कि शायद एक दिन आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, वकील बने, कुछ भी बड़ा बने, और इतने पैसा कमाए ना कि शायद हमारी सारी पुश्तें ना कमाई हो उतना, ठीक है? तो अब हम ये समझते हैं भाई नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय का मतलब समझ लो कि नवीकरणीय का मतलब कि जिसे हम पुनः उत्पन्न कर सकें, जिसे हम पुनः बना सकें, ठीक है? वही होता नवीकरणीय। कम समय में। जैसे देखो मैं परिभाषा बताऊंगा, फिर एग्जांपल समझाऊंगा, आपका जो ये छोटा मोटा कंफ्यूजन है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, देखो भौतिक के द्वारा या रासायनिक के द्वारा, जैसे अगर रासायनिक की बात करें, जैसे आप पानी है, पानी खत्म, मान लो अपने घर में खत्म हो जाए, तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के आप H2O यानी कि वाटर बना सकते हो। तो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हम वाटर को बना सकते हैं, ठीक है? तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सके, वे कहलाते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। याद रखना कि नवीकरणीय का मतलब होता है पुनः उत्पन्न करना। शॉर्ट में समझे रहो, ठीक है? कि पुनः उत्पन्न करना नवीकरणीय का अर्थ होता है। लेकिन अगर हम अच्छे से समझे तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, चाहे वो भौतिक की बात की जाए, ठीक है, चाहे वो भौतिक की बात की जाए, ठीक है, चाहे वो भौतिक की बात की जाए और चाहे वो रासायनिक की बात की जाए, ठीक है, चाहे वो रासायनिक की बात की जाए और चाहे वो यांत्रिक की बात की जाए, अगर उसके द्वारा हम पुनः उसे उत्पन्न कर सकते हैं तो वो हमारा नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो सौर ऊर्जा, भाई अगर आपका सौर ऊर्जा है और सूर्य हमेशा निकलता है, सूर्य भगवान जो हैं, सूर्य गॉड जो है हमेशा निकलते हैं। अब ये क्या करते हैं, इसी सूर्य से तो ये मतलब चार्ज होता है, तो बस ये हमारा पुनः बनाया जा सकता है, ठीक है? जिस वैज्ञानिक ने बनाया था वैसे बहुत सारे लोग आप बना सकते हैं, क्योंकि पहली बार हार्ड होता है। पवन ऊर्जा ऐसे सभी लोग बना सकते हो, ठीक है? जल व वन्य जीव, ये है जल, तो जल और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीव, ये सब क्या है? वन जैसे पेड़ पौधा। अब पेड़ को ज्यादा से ज्यादा 5 साल लग जाएगा नया पेड़ लगाने में, 5 साल, तो ये 5 साल बहुत कम है। अभी जब अनवीकरणीय समझोगे ना तो कहोगे सर इतना साल लगता है इसको बनने में, हम तो वैसे वेस्ट करते हैं, हम वैसे फेंक देते हैं, अभी देखना अभी मजा आएगा। तो नवीकरणीय समझ में आ गया ना? और पढ़ाई बहुत अच्छे से करो, पढ़ाई इतनी खामोशी से करो ना कि सफलता एक दिन इतना शोर मचा देना कि बगल वालों की जलने लगे, ठीक है? तो मेहनत करो वो दिन देखने के लिए। और हाँ, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में नींद आती है, तो पढ़ते समय लिखो, पढ़ते समय पानी पियो। अगर आप लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लगता ना तो घर पे आके 3 से 4 थप्पड़ लगाएंगे, फिर आप पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि पढ़ाई के अलावा आपकी लाइफ में है क्या? बताओ, आपकी लाइफ में है क्या कि आप वो कर सकते हो, ये कर सकते हो? नहीं ना? तो प्लीज पढ़ लो, क्योंकि आपको बहुत आगे जाना है। आप अपने आप को किसी से कम मत समझो, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है? आप इतने अच्छे हो ना कि शायद इतना अच्छा कोई नहीं होगा, ये सोचो, ठीक है? आप वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। तो ये आप समझ गए ना नवीकरणीय? नोट कर लो, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, टेंशन मत लो। अनवीकरणीय समझते हैं अब हम लोग। अनवीकरणीय का मतलब होता है कि वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, मतलब एक इंसान बना नहीं सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है? और इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, ठीक है? ये इंसान नहीं बना सकता। जैसे हीरा है और जो हमारा खनिज है, जीवाश्म ईंधन है, ये सब इंसान नहीं बना सकता। ये सब जब ये भूमि है इसकी जब खुदाई होता है तब ये सब नीचे से निकलते हैं। हमारे देश में बहुत कम हीरा है, क्यों? क्योंकि कम निकलता है, ठीक है? ये सब
सब जो है मतलब जैसे एग्जांपल है खनिज है, जीवाश्म ईंधन, ये सब नहीं बनाया जा सकता। ये जो होता है 100 से 200 साल, 1000 2000 साल बाद निकलते हैं, ठीक है, 100-200 साल। सोचो अगर हम इसमें बात करें, इन सब चीजों को बनाया जा सकता है, एक इंसान एक वैज्ञानिक बना सकता है तुरंत, लेकिन ये सब नहीं बना सकते, खनिज जीवाश्म ईंधन ये सब। तो नवीकरण ये और अनवीकरण ये दोनों आपको बिल्कुल रापचिक स्टाइल में मक्खन हो गया ना, बिल्कुल रसगुल्ला हो गया ना, कुछ भी नहीं है। आप नोट कर लो, परिभाषा नोट कर लो, एग्जाम्पल नोट कर लो, ठीक है, और पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा, टेंशन मत लो, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो ये हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे आ जाओ, अगला हमारा जो वर्गीकरण है वो समझते हैं। वो हमारा है बच्चों स्वामित्व के आधार पर, जो हमारा संसाधनों का वर्गीकरण, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो वो चीज हम लोग समझते हैं भाई। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांट दिया भाई, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया। अब कौन कौन से वर्ग हैं आ जाओ मैं आप लोगों को बताता हूं। पहला, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत का मतलब होता है जो व्यक्ति करता है, इंसान करता है, ठीक है, व्यक्तिगत जो एक इंसान कर सकता है वो व्यक्तिगत होता है। सामुदायिक संसाधन जो पूरे समुदाय के लिए होता है, पूरे हमारे क्षेत्र के लिए होता है, वो सामुदायिक संसाधन। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। राष्ट्रीय संसाधन जो पूरे राष्ट्र के लिए होता है, ठीक है, जैसे अपना यूपी है तो एक राष्ट्र है, बिहार है एक राष्ट्र है, झारखंड है एक राष्ट्र है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो देशों विदेशों से होता है ना, वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो ये 4 वर्गों में बांटा गया स्वामित्व के आधार पर संसाधन को। अब चारों वर्गों को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। पहला हम लोग क्या समझेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। क्या होता है भाई व्यक्तिगत संसाधन, हमें यह समझना जरूरी है। व्यक्तिगत जो कि इंसान कर सकता है, जैसे हम तालाब बना सकते हैं ना, भूमि बना सकते हैं, चारागाह, बागान, बहुत सारा पेड़ लगा के अपने खेतों में 1 बीघा में एक बागान बना सकते हैं, तो मतलब एक इंसान कर सकता है ना, तो वही है व्यक्तिगत। आ जाओ मैं आपको समझाता हूँ बहुत आसान तरीके से। देखो वे संसाधन जो निजी व्यक्ति, एक निजी इंसान, एक खुद का इंसान क्या करता है, निजी व्यक्ति के स्वामित्व से होते हैं, व्यक्ति संसाधन कहलाते हैं। मतलब एक निजी व्यक्ति के स्वामित्व से जो संसाधन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा व्यक्तिगत संसाधन। एक इंसान, एक अकेला इंसान अगर जो कर सकता है वो व्यक्तिगत संसाधन होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देखो बागान एक इंसान लगा सकता है भाई, अपना 1 बीघा छोड़ दे और वहां बहुत सारा पेड़ लगा दे, तो एक इंसान, निजी इंसान, एक छोटा इंसान, एक बड़ा इंसान, एक लंबा चौड़ा इंसान, एक सूखा इंसान भी कर सकता है, ठीक है। तो अगला है चारागाह भी आप कर सकते हो, भूमि, तालाब ये भी कर सकते हो। तो ये सब एक व्यक्तिगत है, जैसे ये देखो, ठीक है, ये सब है, और ये बहुत सारे वृक्ष, ये है तालाब, ठीक है, शमशान, ये क्या तालाब है, तो ये सब एक इंसान कर सकता है, ये व्यक्तिगत संसाधन है, ठीक है। शमशान जो अभी बता रहे थे वो आगे है, यहाँ है। देखो सामुदायिक संसाधन जो होता है, जो पूरे समुदाय के लिए होता है, किसके लिए होता है, पूरा समुदाय के लिए होता है, वो होता है सामुदायिक संसाधन। क्या होता है, सामुदायिक संसाधन, ये सेकंड नंबर है। चार पार्ट में डिवाइडेड। तो वे संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के पास समान रूप से उपलब्ध होता है, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। देखो सामुदायिक संसाधन जैसे अपना ये क्षेत्र है, ये इतना क्षेत्र है, और यहाँ बहुत सारे इंसान रहते हैं ना, तो अब ये क्या है, ये ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ के, अब हमारा जैसे ये चीज जो है, ये क्षेत्र के सारे लोगों को अधिकार है यहाँ जो ये चीज करने का। जैसे भूमि, देखो ध्यान से समझो क्या बता रहे हैं, भूमि का चारण भूमि, जैसे भाई भूमि का एक, देखो हर एक गांव में एक ऐसा ग्राउंड होता है जहां लोग चराते हैं, गाय वगैरह, पशु वगैरह, बकरी वगैरह, तो वो क्या होता है, वो सभी लोग कर सकते हैं क्योंकि वो सरकारी है। तालाब भी है, बहुत सारे गांव में तालाब होता है जहां सभी लोग नहाते हैं, हर एक चीज। शमशान घाट है, शमशान खेल का मैदान, ठीक है। तो ये सब कॉमन है, सामुदायिक है, सभी लोगों के लिए उतना ही अधिकार है, जितना आपका है उतना उस क्षेत्र के लोगों का है, ठीक है। और भी जो भी आए कर सकते हैं, तो ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। ये तालाब है, ये शमशान घाट है, ये शमशान है जहां इंसान को दफनाया जाता है और जलाया जाता है। देखो ये वही जगह है ना जहां बड़ा से बड़ा हस्ती 100-200 करोड़ का मालिक भी ना, जैसे एक नॉर्मल इंसान किया जाता है वैसे उनका भी किया जाता है, ठीक है। लास्ट में यही जाना है, लेकिन जितना आप अच्छा कर लोगे वो आपका जो मतलब आपके लिए अच्छा है, आपका नाम रहेगा, ठीक है।
अब हम लोग समझते हैं माय डियर स्टूडेंट राष्ट्रीय संसाधन क्या है। राष्ट्रीय संसाधन क्या है? राष्ट्रीय संसाधन बताओ। राष्ट्रीय संसाधन तो आप ऐसे समझ गए होंगे कि तकनीकी स्तर पर देश में पाए जाने वाले संपूर्ण संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। भाई तकनीकी स्तर में जो देश में पाए जाने वाले, देश मतलब जो हमारा देश है उसमें पाए जाने वाले जो संपूर्ण संसाधन होता है राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर तुम्हारे क्षेत्र में खनिज निकला, ठीक है, खनिज संसाधन, तो ये राष्ट्रीय संसाधन है। वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, ये सब क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, अब देखो ये खनिज है, ये हमारा वन्य एवं वन्य जीव संसाधन है। तो ये तीसरा पार्ट आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, जैसे ये पूरा क्षेत्र है, ये बगीचा है जो कि सरकारी है, तो वो राष्ट्र का है ना, तो वो तुम्हारा तो है नहीं। अगला आ जाओ, लास्ट वाला जो हमारा है वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तो इन संसाधनों पर जो संचालन एवं स्वामित्व का अधिकार अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के पास रहता है। मतलब इसमें जो है अंतरराष्ट्रीय संस्थान सभी का भाई अधिकार है, सभी लोग जो इच्छा करे वो करे, तो वो होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो चारों आप नोट कर लो, मैं दिखा देता हूं। देखो चारों नोट कर लो। फर्स्ट, व्यक्तिगत संसाधन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला आप नोट कर लो व्यक्तिगत संसाधन, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। फिर आप लोगों को नोट करना है सामुदायिक संसाधन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सामुदायिक संसाधन भी नोट करते रहो। फिर हमारा है राष्ट्रीय संसाधन, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप नोट कर लेना। फिर ये हमारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, चारों आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारा। तो चारों आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलो अब हम लोग देखते हैं जो अगला संसाधन है। अब हम लोग देखते हैं विकास के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधन का वर्गीकरण किया गया है। विकास के स्तर पर देखो, ध्यान से समझना, विकास वाला हम लोग समझेंगे। तो देखो विकास के स्तर पर जो संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया, इसमें भी हमारा 4 वर्ग है। कितना वर्ग है? 4 वर्ग है। पहला संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष। देखो सारे को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारा संभावी संसाधन है, ठीक है, संभावी संसाधन। फिर हम लोग समझेंगे विकसित संसाधन, चारों को समझाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सारा, इसलिए सारे को समझना है। फिर हमारा भंडार वाला संसाधन है। फिर हमारा लास्ट में है भाई संचित कोष वाला संसाधन। ठीक है, चारों को मैंने ब्रैकेट में कर दिया कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे संभावी संसाधन, फिर हमारा विकसित संसाधन, भंडार, फिर संचित कोष। चारों को समझेंगे बिल्कुल जादुई स्टाइल में, रापचिक स्टाइल में। ठीक है, जादुई स्टाइल में। बस कान खोलो और मैं सीधा आपके दिमाग में डाल दूंगा ये सारी चीजें। बस आप माइंड को खुला रखो, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पढ़ लो और आपका माइंड कहीं और टहल रहा है, मार्केट में टहल रहा है, स्कूल में टहल रहा है, ऐसा नहीं। जहां पढ़ लो फोकस यही होना चाहिए, आपका पूरा टारगेट यही होना चाहिए कि चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा इस वीडियो के बाद बिल्कुल खत्म हो जाए। और अगर खत्म हो गया तो बहुत बड़ा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म हो जाएगा। 10 नंबर यहां से आ जाते हैं। ठीक है, तो आ जाओ एक को समझते हैं, क्या ही दिक्कत है, आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले संभावी। संभावी का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना, जिसकी संभावना केवल की जा सकती है। संभावना, गेस, जिसे कहते हैं गेस करना। ठीक है, तो देखो वे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित होते हैं, किसी प्रदेश में उपस्थित है, चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहीं भी है, किसी प्रदेश में उपस्थित तो है, परंतु उनका जो विकास है उचित रूप से नहीं हुआ है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। मतलब उसका विकास जो है उचित रूप से नहीं हुआ है, उनका विकास जैसा चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे पेट्रोल है तो उसका विकास बहुत हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है, हर राज्य में हुआ, हर देश में हुआ। ठीक है, लेकिन ये जो है इनका विकास सही से नहीं हुआ है। उसी राज्य में केवल चलते हैं और हर जगह बिल्कुल भी नहीं चलते। जैसे देखो, जैसे हम गुजरात और राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उत्पादन, देखो ये चीजें मैंने सौर ऊर्जा तो देखा है बट पवन ऊर्जा आज तक नहीं देखा। ठीक है, जो मतलब पवन वाला, ठीक है, तो ये मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। ठीक है, आज तक नहीं देखा। ये तो देखा, ये तो भाई लगा रहता है। तो ये थोड़ा कम ही है, मतलब बहुत कम है। लाइट हर जगह है लेकिन ये सब बहुत कम है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संभावी संसाधन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लो, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित तो हैं परंतु उनका जो विकास है वो उचित रूप से नहीं हुआ है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। अगला आ जाओ, अभी मैं आपको नोट करा दूंगा, अभी आप समझ लो। विकसित संसाधन। अब क्या है विकसित संसाधन? विकसित का मतलब जिसका विकास हो चुका है। क्या है? वो बहुत ज्यादा विकसित है, विकास हो चुका है, बहुत ज्यादा चलता है अपने इधर, वही है विकसित। ठीक है, जैसे कि जिस चीज का बहुत ज्यादा विकास हो, तो वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया
जा चुका है, सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब उसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। मतलब जो उनकी उपयोग इतना ज्यादा है और इसकी गुणवत्ता इतना अच्छा है कि वो हम लोग निर्धारित कर चुके हैं और विकसित संसाधन कहलाते हैं। ऐसे जो होते हैं वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। बताओ, जैसे ये जो कोयला है ये विकसित है, क्यों? ये कोयला है, देखो ये कोयला है, ये विकसित क्यों है बताओ? क्योंकि भाई इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, हर जगह होता है, ये एक ही राज्य में नहीं होता, हर जगह होता है। पेट्रोल का तो यूज बहुत ज़्यादा होता है, ये तो बहुत ज़्यादा विकसित है भाई, हर जगह पेट्रोल की कीमत इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि पूछो ना। तो ये हो गए कोयला और पेट्रोलियम जो हमारा है वो विकसित है। याद रखो, जो संसाधन विकसित हो चुका है, जिसकी गुणवत्ता और अच्छी है और वो सब निर्धारित कर चुका है, वही हमारा विकसित कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारा भाई, संसाधन एवं विकास चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बाहर नहीं आएगा जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और लास्ट हमारा तीसरा है भी, एक और है, चौथा भी। देखो तीसरा जो है वो भंडार है। भंडार का मतलब बहुत ज्यादा भंडार हो, लेकिन अभी इसमें थोड़ा शर्त है, ध्यान रखना। देखो जैसे पर्यावरण में उपस्थित हुए पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, मतलब पर्यावरण में उपस्थित तो है, हमारे जो पर्यावरण है उसमें उपस्थित है, देखोगे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो इंसान के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान को जिंदा रहने के लिए, तो उसकी पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त भौगोलिक के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार कहलाते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें, परंतु जो उपयुक्त जो प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी जो पहुंच से बाहर है, जो इंसान है उनकी पहुंच से बाहर है, भंडार कहलाता है। जैसे बताओ, जैसे जल दो गैसों से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। अब जल में जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन। अब बताओ हाइड्रोजन को पकड़ोगे, पकड़ो देखो, पकड़ लेते हो नहीं? ऑक्सीजन को पकड़ो देखो, पकड़ लोगे नहीं ना। लेकिन बहुत ज्यादा भाई पर्यावरण में पाया तो जाता है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन पाया तो जाता है। तो वही हमारा है क्या? भंडार। भाई इंसान की पहुंच से बाहर है, पर्यावरण में बहुत अधिक मात्रा में पाया भी जाता है, बहुत बड़ा भंडार भी है, ठीक है, वही हमारा भंडार है। जैसे देखो ये हमारा है भाई जल, और इसमें H2+O2 मिला हुआ है, ठीक है, ये देखो पर्यावरण में पाया जाता है, ये ऑक्सीजन का O बना हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन का O, ये हो गया भंडार। अब हमारा चौथा है संचित कोष। क्या है संचित कोष? संचित कोष क्या है? ये भी भंडार का ही भाग है, या भंडार का वह भाग है जो तकनीकी ज्ञान के द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। मतलब भविष्य में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब तकनीक कहता है कि हम भविष्य में इसका बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो पानी की कमी हो रही है, सभी को पता है, बहुत सारी जगह पानी की कमी हो रही है, ऐसे लाइट की भी कमी होगी, तो हर चीज की कमी होती है ना, तो उसकी पूर्ति के लिए जैसे देखो भविष्य में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। वही कह रहा है कि यह भंडार का ही भाग है जो तकनीकी ज्ञान के द्वारा भविष्य की आवश्यकता के अनुसार, मतलब तकनीक कहता है कि इसका आगे चल के बहुत काम आएगा, ठीक है। तो जैसे नदी के जल विद्युत पैदा करना, नदी के जल से विद्युत पैदा करना, जैसे ये हमारा नदी है ना, ये नदी के जल से हम क्या कर सकते हैं? विद्युत को पैदा कर सकते हैं, करंट उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, करंट उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि आगे हमें बहुत ज़्यादा काम आएगा। आगे हमें क्या आएगा? इन सारी चीज़ों में, लाइट वगैरह जलाने में, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम आएगा भाई ये चीज़। तो चारों समझ में आ गया ना संचित कोष? तो चारों नोट कर लो। देखो इनको 4 वर्गों में बांटा गया, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष। तो पहला आप नोट करो संभावी संसाधन, जल्दी नोट कर लो, ठीक है। विकसित संसाधन स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एंड हमारा भंडार, चौथा हमारा संचित कोष, ठीक है। तो ये चारों आपको समझ में आ गया ना प्रकार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम लोग चलते हैं आगे हमारा है भाई संसाधनों का विकास। क्या है? संसाधनों का विकास। कैसे हुआ संसाधनों का विकास? संसाधनों के विकास के बारे में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो संसाधन जो है, ध्यान से समझना, संसाधन का विकास ध्यान से समझो भाई, बहुत अच्छा टॉपिक है संसाधन का विकास। ये चीज समझो, ये मैंने जो अंडरलाइन किया है ना, ये चीज समझ लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखो संसाधन प्रकृति की देन है, संसाधन जो है प्रकृति की देन है, जो हमारा प्रकृति है उसके द्वारा हम संसाधन करते हैं, परंतु मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है। लेकिन इंसान जो था लालचवश, ठीक है, लालच करता है, ठीक है, वो उसका इतना ज्यादा उपयोग किया, अंधाधुंध जिसे कहते हैं कि बनाओ बेचो, पैसे कमाओ, ठीक है, वही किया है कि मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे बहुत सारी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं दोस्त, ठीक है। जैसे देखो, जैसे यहां समझो लिखा हुआ है, कुछ व्यक्ति विशेष के लालच व संसाधनों का ह्रास होता है।
कुछ व्यक्ति जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, अपने लालच के कारण जो संसाधन होता है उसका बहुत ज़्यादा हास होता है, ठीक है। और जो संसाधन के अंधाधुंध इस्तेमाल से पूरी दुनिया में पर्यावरण की प्रदूषण की समस्या ने जन्म दिया है। जितना ज़्यादा पेड़ काट रहे हो ना, उतना ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित होगा, उतना ज़्यादा पानी का कमी होगा, उतना ज़्यादा आंधी, बवंडर, भूडोल, ये सब बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये सब बहुत कम कर दो पेड़ काटना, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करो। लेकिन अब एक लोगों से करने से कुछ नहीं होगा, जब सारे लोग करेंगे ना तभी ये कुछ हो पाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो पारितंत्र पर खतरा, पारितंत्र पर भी बहुत खतरा है। जो पराबैंगनी किरणों को आने से रोक दिए है, ओजोन परत में छिद्र है, ओजोन परत में छिद्र है, बताओ कैसे काम होगा आगे चल के? इंसान का जो जिंदगी कैसे चलेगा मुझे नहीं पता, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। नाश हो जाएगा विश्व का, सब कहते हैं। सतत पोषणीय विकास, ये क्या है मेरे दोस्त, ये क्या है? सतत पोषणीय विकास क्या है, क्या है? आ जाओ मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो सतत पोषणीय विकास जो है बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये इंसान को करना भी चाहिए, ठीक है। देखो पर्यावरण से केवल इंसान को नहीं, जीव जंतु बहुत सारी चीजों को लॉस होता है। तो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास होता है, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास होता है, तो यह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। पर्यावरण जो यह हमारा पर्यावरण है, इसको बिना नुकसान पहुंचाए भाई अगर जो विकास हो उसी को हम क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाओ और आपका विकास भी हो तो वही हमारा सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना? आगे आ जाओ। संसाधन नियोजन, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था परिवार नियोजन ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बताओ, पढ़ा था ना। अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधन नियोजन के बारे में, संसाधन नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। देखो संसाधन नियोजन जो होता है उसमें क्या होता है? संसाधन को नियोजित रखो भाई, कम से कम संसाधन का उपयोग करो और ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाओ। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ को काट देंगे और बनाएंगे एक पेड़ की तरह। अब एक पेड़ से जितना बन जाए 10 पेड़ कटवा रहे हो, तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है ना। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग और प्रबंधन करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। तो ये सारे हैं भाई संसाधन ना, उसका विवेकपूर्ण मतलब दिमाग से यूज करो ना, मतलब विवेकपूर्ण यूज करो और प्रबंधन करो, मतलब कम से कम यूज करो करना संसाधन नियोजन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना संसाधन नियोजन? आगे आ जाओ। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी हम लोगों को? संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? बहुत ज्यादा आवश्यकता है भाई। संसाधन को नियोजित नहीं करोगे आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो देखो सभी देशों या राज्यों में सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती, इसलिए संसाधन नियोजन आवश्यक है भाई। सभी राज्य में सभी प्रकार की चीजें नहीं होती, कहीं चावल ज्यादा होता है, कहीं गेहूं ज्यादा होता है, कहीं गन्ना ज्यादा होता है, तो कहीं उड़द ज्यादा होता है, कहीं अरहर ज्यादा होता है, तो कहीं ऐसे हर राज्य में हर एक प्रकार का मतलब फसल पाया जाता है। तो इसीलिए सभी राज्य में सभी प्रकार की वस्तुएं या फिर चीजें उपलब्ध नहीं होती, इसलिए हमें संसाधन नियोजन करना चाहिए, ठीक है। आगे एक हमारा टॉपिक आता है भू संसाधन। क्या है भू संसाधन? क्या है भू संसाधन? भू संसाधन क्या है? कभी सोचा है कि नहीं सोचा है? सोचो भू संसाधन क्या है। देखो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, सभी को पता है। भूमि क्या है? एक प्रकृति की देन है भाई, प्रकृति का नेचुरल है। अगर भूमि कहो बनाने के लिए तो इंसान नहीं बना पाता। अभी बता दें कि इंसान का अगर हाथ कट जाए ना तो बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता जैसा भगवान ने बना कर दिया था। वैज्ञानिक कितना भी कर लें लेकिन भगवान नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये हमारा भूमि प्रकृति की देन है और हम लोग भूमि पर रहते हैं, हम लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। और हम आर्थिक रूप से भूमि का उपयोग करते हैं, हम आर्थिक रूप से भूमि का उपयोग करते हैं, जैसे पेड़ पौधे, वन्य जीव, परिवहन, इन सबका हम लोग उपयोग करते हैं कि इंसान ही पेड़ पौधा परिवहन सबका यूज करता है भाई। गाड़ी, रेल, ट्रक, ये सब क्या है? ये सब इंसान यूज करता है। आप लोग एक शायद कहानी सुना होगा कि इंसान मतलब शायद सुने हो कि नहीं सुने हो कि एक राजा था जिन्होंने कहा था कि मतलब पहले लोग कहते हैं कि शेर ने कहा आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे इतना पावरफुल बना दो कि जंगल के सभी लोग डरें। चीता ने कहा मुझे आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा मुझे इतना तेज दौड़ने के लिए दे दो ना, कि इतनी शक्ति दे दो कि हम सबसे तेज दौड़ें। तो ऐसे सबसे पूछा। अब इंसान लास्ट में आया, वो सोचता है मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या, मैं क्या मांगू? तो इंसान कहता है मुझे ऐसा दिमाग दो ना, मुझे दिमाग दो जो मतलब सब चीज जान सके। अब इंसान को दिमाग में लगे, आप सोचो इंसान का दिमाग से चीते को भी मार देता है, शेर को भी मार देता है, कुत्ते को भी मार देता है, मतलब सबको मार के एक इंसान ही राज करता है,
ठीक है, एक इंसान ही राज करता है। तो वही चीज कहा गया है कि मतलब जो पौधे हैं, वन्य जीव, ये सब परिवहन, इन सब का यूज कौन करता है? भाई इंसान ही करता है। ठीक है, इंसान ही करता है। अब देखो यहां हम लोग समझेंगे भू जो हो उपयोग के प्रकार, भूमि उपयोग के प्रकार। अब देखो ये कुछ हम लोग समझेंगे। देखो ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला, कृषि योग्य भूमि। अब कृषि योग्य भूमि आप ये लिखो कि वे भूमि जो कृषि के योग्य होते हैं, जिसमें फसलें उगाई जाती हैं, वो कृषि योग्य भूमि कहलाता है। पहला, वन्य भूमि। वन भूमि मतलब जहां वन पाया जाता है, वन भूमि कहलाता है। गैर कृषि, जहां ऐसी भूमि जहां हम कृषि नहीं कर सकते, जहां फसलें नहीं उगाई जा सकती, वो हमारा कृषि गैर कृषि भूमि कहलाता है। चारागाह उपवन, जहां लोग चारागाह यानी कि जहां लोग चराते हैं गाय वगैरह, वो सब करते हैं और ठंडे हवा का आनंद लेते हैं, वो हमारा चारागाह उपवन कहलाता है। तो ये कुछ प्रकार हैं, चारों आप समझ गए। अब हम एक चीज समझेंगे, भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो, भूमि संसाधन जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, भाई हमारे पूर्वज भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। ठीक है, और भूमि उपजाऊ शक्ति में कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। भाई भूमि की उपजाऊ में शक्ति, जैसे आपकी ये जमीन है, अब इसमें शक्ति मतलब जो उपजाऊ शक्ति है, अगर उसमें कमी आए तो वही हमारा भूमि निम्नीकरण कहलाता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जब हम छोटे से थे तो हमारा एक खेत था, ज्यादा नहीं, 1 बीघा का था, मतलब 1 बीघा खेत था। देखो मैं आपको लाइव बताता हूँ, 1 बीघा खेत था और उसमें गन्ना लगा था, जिसे कहते हैं शुगर केन, गन्ना। ठीक है, गन्ना लगा था। अब क्या है ना कि उस साल जब गन्ने को काटा गया ना, तो इसमें कितना निकला जानते हो? 95 कुंटल, यानी कि 95 कुंटल निकला, 95 कुंटल। तो बताओ भूमि कितना उपजाऊ था। और आज उसी खेत में जब हम गन्ना काटते हैं तो उसमें निकालता है 50 कुंटल। 50 कुंटल, तब कितना था? 95, 45 कुंटल कम। बताओ, भूमि अनुपजाऊ हुआ ना, बहुत अनुपजाऊ हो गया, पहले से बहुत कम हो गया। तो वही मैं बता रहा हूं कि हमारे पूर्वज ये करते आ रहे थे, लेकिन अब जो है भूमि की शक्ति में कमी आ रहा है, क्योंकि हम इतने सारे प्रकार के यूरिया, पोटाश ये सब यूज करते हैं, जिससे बाद में हमारी भूमि पर प्रॉब्लम होती है। कारण देखो, वनों की कटाई, भाई वनों की कटाई करोगे तो होगा, अधिक पशुचारण करोगे तो होगा, और खनन यानी कि जो खुदाई होता है, खुदाई कराते हैं बहुत सारे लोग, पैसे लेते हैं, तो वो करोगे तो होगा। अब उपाय वही है, अगर आपने वनों की कटाई किया ना तो वन लगाओ, पेड़ लगाओ। अगर आपने वन की कटाई किया तो पेड़ लगाओ। उपाय में अधिक पशुचारण तो पशुचारण कम करो, उसी का उल्टा है। ठीक है, अगर खनन किया है तो खनन को बंद करो, नियंत्रण करो। ठीक है, तो कारण जो है उसी का उल्टा उपाय है। भाई अगर वनों की कटाई हुई तो पेड़ को ज्यादा लगाओ, अधिक पशुचारण यानी कि पशुओं को कम चराओ, और खनन को नियंत्रण करो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भूमि निम्नीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। तो अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के प्रकार। भाई मिट्टी क्या है? आप कहोगे सर मिट्टी क्या है? भाई जो भूमि पे पाया जाता है ना, वही मिट्टी है, जिसमें फसल उगाते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं, वही मिट्टी है। ठीक है, अब मिट्टी के बहुत सारे प्रकार हैं, मैं आपको एक एक को समझाऊंगा बहुत रापचिक स्टाइल में। ठीक है, बिल्कुल जादुई स्टाइल में। पहला हम लोग समझेंगे जलोढ़ मिट्टी। क्या समझेंगे? जलोढ़ मिट्टी के बारे में। किसके बारे में? पहला हम लोग समझेंगे जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। बहुत सारी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी और पीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वन मृदा, बहुत सारी मृदाएं पाई जाती हैं। लेकिन मेन जो है वो हम लोग समझेंगे कौन कौन। एक तो हम लोग समझेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में, एक हम लोग समझेंगे लाल मृदा के बारे में। देखो मैं आपको सारा बता दे रहा हूँ कौन कौन से समझेंगे। एक हम लोग समझेंगे काली मृदा के बारे में, एक हम लोग समझेंगे लैटराइट मृदा के बारे में। जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है वही समझेंगे। ठीक है, तो चारों को मैंने बना दिया है। एक हम लोग लाल मृदा, एक हम लोग जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा। इन चारों के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% प्रश्न आता भी है। तो बिल्कुल तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम में, अगर आपको फोड़ना है, 95 लाना है, तो ये सारा आ जाओ। पहली मिट्टी जलोढ़ मृदा। क्या है जलोढ़ मृदा? बताओ क्या है जलोढ़ मृदा? तो जलोढ़ मृदा भारत में विस्तृत रूप से में फैली है, भारत में बहुत ज्यादा पाई जाती है जलोढ़ मृदा। ये जो मृदा है, ये ऐसी मिट्टी आप अपने खेत में भी देखे होंगे। भाई ये मिट्टी आप अपने खेत में देखे होंगे, हम अपने खेत में देखे हैं। ये क्या है? जलोढ़ मृदा है। लेकिन जलोढ़ मृदा भी 2 प्रकार की होती है, जो आगे समझाएंगे। तो जलोढ़ मृदा जो है भारत में विस्तृत रूप से फैली है, और यह
मृदा नदियों द्वारा लाई गई है। ये मृदा जो है नदी के द्वारा, जो बहती है नदी उसके द्वारा लगी। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, पोटास बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी होती है। देखो पोटास जो के है वो तो ज्यादा पाया जाता है, लेकिन जो नाइट्रोजन है और पी जाने के फास्फोरस की कमी होती है, ठीक है। यानी कि इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस कम होता है, पोटास अधिक होता है। अब एक चीज हम लोग समझेंगे, ये तो आपको जलोढ़ मृदा समझ में आ गया। देखो याद रखना कि पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगड़ जलोढ़ मृदा कहते हैं। भाई जो पुराना जलोढ़ मृदा है वो बांगड़, ये इसके प्रकार है, एक तो हमारा बांगड़ है, एक क्या है बांगड़ जलोढ़ मृदा है, और एक खादर जलोढ़ मृदा है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को अच्छे से समझाना चाहता हूं कि जिंदगी भर याद रखो कि सर ने पढ़ाया था। तो भाई पुराने जलोढ़ मृदा को बांगड़ जलोढ़ मृदा और नई जलोढ़ मृदा को खादर जलोढ़ मृदा कहते हैं। चलो मैं आपको बताता हूं, ये है हमारी दो मिट्टी, ये दो मिट्टी है। ये जो है वो 10 साल पुरानी मिट्टी है, और ये जो है ये 50 साल पुरानी है, और दोनों क्या है जलोढ़ है। लेकिन अब ये बताओ इसमें हमारा खादर कौन सा है और बांगड़ कौन सा है, ये आप बताओ। तो 10 साल जो पुरानी है उसे क्या कहेंगे खादर जलोढ़ मृदा। ये क्या है, ये खादर है, और ये क्या है, ये बांगड़ है, क्योंकि ये पुरानी है 50 साल, ठीक है। तो ये बांगड़ है। तो ये हो गया हमारा जलोढ़ मृदा और उनके प्रकार, नोट कर लो। अब आते हैं हम लोग लाल मृदा। लाल मृदा देखो लाल रंग की होती है। किस रंग की होती है, लाल रंग की जो होता है लाल मृदा। तो लाल मिट्टी क्या होता है, लाल मिट्टी में लौह की मात्रा अधिक होने पर इसका रंग लाल होता है। इसमें लौह जो होता है, लौह उसकी मात्रा अधिक होती है, इसका रंग लाल होता है। ये तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पाया जाता है। यह मृदा कृषि योग्य होती है, मतलब इसमें हम कृषि कर सकते हैं, कृषि योग्य होती है। ये याद रखना कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा तमिलनाडु में पाया जाता है, एक हमारा कर्नाटक में पाया जाता है, एक हमारा महाराष्ट्र में पाया जाता है। बहुत बार पूछा गया भाई लाल मृदा कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर याद रखोगे, ठीक है। पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा। पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा, मैं इसका पीडीएफ मैं आपको फ्री दे दूंगा। पीडीएफ फ्री में ले लो, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो इस प्यार के लिए मैं आपको फ्री में देता हूँ। देखो सरमन लेक्चरर ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, सरमन लेक्चरर ऑफिशियल, वहां मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, भेज दूंगा, ले लेना, ठीक है, देख लेना। मैं जो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है, वहां से आप जाके चेक कर लेना। काली मिट्टी का रंग क्या होता है, काला होता है, देख लो ये क्या है, ये काला है ना, देख लो। तो इस मृदा को रेगुड़ या काली कपास की मृदा भी कहते हैं। देखो याद रखना कि काली मृदा में कपास बहुत अच्छा होता है। क्या होता है, कपास बहुत अच्छा होता है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा काली मृदा मानी जाती है। बहुत बार आपके ऑब्जेक्टिव में आता है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है, तो काली मृदा, याद रखना, ठीक है। कहा जाता है काली मिट्टी का निर्माण चट्टानों की टूटने से होता है। इस मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास आदि की बहुलता होती है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्या क्या, एक तो हमारा चूना, एक मैग्नीशियम, एक पोटास, ठीक है। और ये जो होता है चट्टानों के टूटने से बनती है। और हाँ, ये जो होता है ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी दिशा में पाया जाता है। तो ये याद रखना कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी दिशा में पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया काली मृदा, नोट कर लो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है लेटराइट मृदा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। लेटराइट मृदा के निर्माण में निक्षालन प्रक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह मृदा पहाड़ी और ऊंची समतल भागों में पाया जाता है, जैसे मृदा कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में पाया जाता है। ये क्या है, देखो ये क्या है, देखो कैसा है, तो ये हमारा लेटराइट मृदा है। तो ये हमारी हो गई सारी मृदाएं। अब थैंक यू बोलने से पहले, मतलब ये थैंक यू बोलने से पहले आप लोग क्या करो ना कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। टेलीग्राम से जाके सरमन लेक्चर ऑफिशियल से इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ वो डाउनलोड कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, अपना टेलीग्राम चैनल, देखो वहाँ भी आप ज्वाइन हो जाओ। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट टेलीग्राम पे देता रहता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलो हम लोग मिलते हैं। लेकिन एक बात और है कि ये भूगोल का जो पहला चैप्टर है, थैंक यू बोलने से पहले, जो भूगोल का ये जो फर्स्ट नंबर चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को पढ़ के कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो नीचे आप नाइस लिख दो, नाइस। अगर अच्छा नहीं लगा तो आप लोग कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।